नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम अकादमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज एक बार फिर से आप सभी के बीच जो हमारा शनिवार को लास्ट सैटरडे होता है मंथ का, वहाँ उस दिन संस्थान में एक पेपर करवाया जाता है और उसमें सभी लोग प्रतिभाग करते हैं, चाहे वो क्लास के बच्चे हो चाहे वो प्रैक्टिस सेट वाले हो। इस पेपर कराने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जैसे हम देखते आ रहे हैं निरंतर आयोग के द्वारा अपने पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है, नया पैटर्न लाया जा रहा है, तो ऐसा उद्देश्य रहता है संस्थान का कि ऐसा ही पैटर्न हम भी फॉलो करें, ठीक है, उस हद तक पहुंचने की कोशिश करें। और साथ में जो बच्चों को उस दिन मतलब अनकंफर्टेबल हो जाते हैं पेपर में, वहाँ जाके वो कंफर्टेबल फील करें। इसी उद्देश्य के साथ महीने का जो लास्ट सैटरडे होता है उस दिन ये पेपर आयोजित करवाया जाता है। इसमें संस्थान के बच्चे ही प्रतिभाग करते हैं, ठीक है। तो आज उसका सॉल्यूशन है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो कारक से संबंधित पहला प्रश्न था, ठीक है। और यहाँ पे परसर का मतलब कारक ही होता है। राम शेर से बहुत डरता है। अब हमें बताना है राम शेर से बहुत डरता है, तो इसमें कौन सा कारक है। और आपके पास ऑप्शन 4 दे रखे हैं कारक से संबंधित। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं कि डरता, यहाँ पे डर एक भाव के रूप में प्रयोग हुआ है डर का, और यहाँ पे जो डरता है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अपादान कारक, ठीक है। अपादान कारक में हम सामान्य क्या क्या चीज़ें देखते हैं, हम देखते हैं डर देखते हैं, ईर्ष्या देखते हैं, प्रेम देखते हैं, अलगाव का भाव देखते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जब हमारे पास आती है तो वहाँ पे अपादान कारक हो जाता है। संप्रदान कारक में अगर हम देखें तो यहाँ पे देने का भाव या किसी दूसरे के हित में कार्य करने का भाव होता है, ठीक है। करण कारक की अगर बात करें तो करण कारक में क्या होता है, जो क्रिया संपन्न होती है उसके लिए एक साधन के तौर पे जो प्रयोग किया जाता है उसे हम करण कारक, और इसकी जो विभक्ति होती है वो होती है आपकी से, द्वारा और के द्वारा इसकी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में समय, अवसर, स्थान आदि का बोध होता है, ठीक है। तो आज जो कन्फ्यूजन था वो करण कारक में और इस अपादान कारक में था, ठीक है। जबकि कन्फ्यूज नहीं होना था इसमें, सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसे राम शेर से बहुत डरता है तो यहाँ पे अपादान कारक था। ऐसे एक दो एग्जाम्पल और देख लो। जैसे एक एग्जाम्पल आ गया आपका, कुत्ता डर के मारे कांप रहा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे डरता है, जब हम देखेंगे कि भाव के रूप में प्रयोग हुआ है तो अपादान कारक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी डर आया है, लेकिन यहाँ पे डर भाव के रूप में नहीं, बल्कि ये जो कांप रहा है इसके साधन के रूप में प्रयोग हुआ है डर का, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका करण कारक, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास है, माँ बच्चे से प्रेम करती है, ठीक है। माँ बच्चे से प्रेम करती है, तो यहाँ पे जो ये प्रेम है ये भाव के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका अपादान कारक। और दूसरा है एक एग्जाम्पल और इसी में देखो, माँ बच्चे को प्रेम से समझाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रेम का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेम है वो इस समझाना क्रिया के लिए साधन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे कारण कारक हो जाएगा आपका करण कारक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास। अगला प्रश्न है कि कथन, और दो कथन दिए गए हैं। अब देखो पहला है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहते हैं, ठीक है, और सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियों को संश्लिष्ट कहते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें बताना था कि सही कौन सा है, तो भाई दोनों ही कथन ये क्या है, सही है। जो संज्ञा के साथ जो विभक्ति आएगी उसे विश्लिष्ट कहेंगे, और सर्वनामों के साथ जो विभक्ति आएगी उसे संश्लिष्ट कहेंगे। इस प्रकार से इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास। अगला प्रश्न है, जब दो शब्द हो, एक सार्थक और एक निरर्थक, तो इस प्रकार के शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विराम चिन्ह से संबंधित है, और लगभग देखते हैं हम हर पेपर में विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, योजक चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक जैसे सार्थक शब्द में हम देखते हैं गाड़ी वाड़ी, ठीक है। तो गाड़ी क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा वाड़ी,
कुछ नहीं, निरर्थक शब्द है, कोई अर्थ नहीं है, लेकिन कई बार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो चिन्ह लगता है बीच में वो लगता है योजक चिन्ह, और यही चीज़ यहाँ पे प्रयोग की गई है कि एक भाई सार्थक शब्द होगा, एक निरर्थक शब्द होगा, उनके बीच कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, तो योजक चिन्ह लगता है। साथ में जो समानार्थी शब्द होते हैं वहाँ पे भी योजक चिन्ह लगते हैं, और दूसरा जो जब संज्ञा की द्विवृत्ति हो जाए, मतलब संज्ञा का दोहराव हो जाए, तो वहाँ पे भी क्या लगता है, योजक चिन्ह लगता है। जैसे राम श्याम, ठीक है, जैसे दिन रात, तो इन शब्दों में कौन सा चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह लगता है, और योजक चिन्ह का जो साइन होता है वैसा होता है। अर्धविराम की बात करें तो अर्धविराम ऐसा होता है जहाँ पे पूर्ण विराम की अपेक्षा में थोड़ा कम रुका जाए, वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। और सामान्यतः हम देखते हैं कि जिन वाक्यों में हम और के माध्यम से उपवाक्यों को नहीं जोड़ सकते, वहाँ पे इस अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह, ये ऐसा देखा होगा आपने, लाघव चिन्ह ऐसा होता है। तो लाघव चिन्ह क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है उसे संक्षेप में लिखा गया है और उसे मतलब उसे अब शॉर्टकट में लिखना है। जब कोई चीज़ मतलब किसी बड़ी चीज़ को संक्षेप में लिखना हो तब इस लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख लो, अभी हम मान के चलो हम लिखते हैं डॉक्टर, अब हमें इसे संक्षेप में लिखना है तो हम लिखेंगे डॉक्टर। ठीक है, खासकर जैसे उपाधियाँ वगैरह वहाँ पे इस चिन्ह का विशेष प्रयोग किया जाता है। और विवरण चिन्ह, ठीक है, जैसे किसी चीज़ का विवरण या निर्देश देना हो तो वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न फिर आपके पास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवृत स्वर नहीं है। ठीक है, संवृत स्वर बताने, मुखाकृति के आधार पर अगर हम स्वरों का वो देखें तो हमारे पास 4 प्रकार के स्वर होते हैं। जैसे संवृत हो गया, अब इसके बाद आएगा हमारे पास अर्ध संवृत, उसके बाद आएगा फिर हमारे पास विवृत, और फिर आएगा हमारे पास अर्ध विवृत। ठीक है, ये सब मुखाकृति के आधार पर। अब देखिए हमारे पास है कि संवृत स्वर नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका संवृत स्वर नहीं है, बाकी ये सारे संवृत स्वर है। तो ये जो ए है ये क्या है भाई, तो हम देखते हैं कि अ, ए और ओ ये अर्ध विवृत होते हैं। फिर हम देखते हैं विवृत स्वर क्या होते हैं, आ विवृत स्वर हो जाएगा। और संवृत क्या होते हैं, तो ए और वो अर्ध संवृत स्वर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। ठीक है, जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऐसा कौन सा शब्द है, तो देखते हैं अपंग, तो इसमें अप प्लस अंग हो जाएगा, तो यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अतीत में हम देखते हैं अति प्लस इत, ठीक है, तो यहाँ पे भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रख्यात में हम देखते हैं कि यहाँ पे प्र प्लस ख्यात, यहाँ पे भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन दान में किसी भी प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके पास, अगला प्रश्न है, मोहन परसों दिल्ली जा रहा है, वाक्य में रेखांकित पद में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो बात देखो भाई, परसों की बात हो रही है, तो परसों किस में आएगा आपका, ठीक है, रीतिवाचक में तो नहीं आएगा, कालवाचक में आएगा। फिर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कालवाचक में देखो इनकी सामान्यतः अगर हमें देखें, रीति में जब भी कोई क्रिया हो रही है तो वहाँ पे हमने कैसे प्रश्न करने पर जो हमारा आंसर मिलेगा, अगर मिल रहा है तो वहाँ पे रीतिवाचक है। काल में हमने क्या करना है, कब हमने प्रश्न करना है क्रिया से, परिमाण में कितना, ठीक है, स्थान में कहाँ। ठीक है, ये प्रश्न करने पर अगर हम क्रिया से प्रश्न करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे मोहन परसों दिल्ली जा रहा है, मोहन परसों, मोहन कब दिल्ली जा रहा है, आंसर आएगा परसों दिल्ली जा रहा है, तो कौन हो जाएगा, कालवाचक। रीतिवाचक जैसे राम धीरे धीरे पढ़ता है, ठीक है, तो पढ़ने की क्रिया के लिए कैसे पढ़ता है, धीरे धीरे, तो यहाँ पे रीतिवाचक अगर हमें पूछना हो कैसे, राम कैसे पढ़ता है, आंसर आएगा धीरे धीरे, तो कौन सी हो जाएगी, रीतिवाचक। परिमाण में वह इतना पढ़ता है कि, ठीक है, तो वहाँ पे फिर प्रश्न कर कितना, ठीक है, अगर कितना का आंसर मिल रहा है तो वहाँ पे परिमाणवाचक हो जाएगा। फिर है स्थानवाचक, वह सामने खड़ा है, वह कहाँ खड़ा है, सामने खड़ा है, तो वो हो जाएगा आपका स्थानवाचक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास,
देखिए विलोम शब्द है, यहाँ पे हमारे पास पहले ओजस्वी है, ओजस्वी का जो विलोम हो जाएगा वो कांतिहीन हो जाएगा। अब हमें बताना था जो एकांगी है इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका जो विलोम शब्द होना था एकांगी का सर्वांगीण होना था, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो ये एकांकी है इसका जो विलोम हो जाएगा वो अनेकांकी हो जाएगा, ठीक है, एकांकी का विलोम अनेकांकी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना। देखिए हमारे पास कुछ रचनाएं थी और अब हमें इन्हें सुमेलित करना था, तो हम देखते हैं आलोक पर्व किसका हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। दो पंक्तियों के बीच में किसकी रचना है, राजेश जोशी की है, ठीक है। चिंतन के क्षण किसके हो जाएंगे, महादेवी वर्मा के, और त्रिशंकु किसकी हो जाएगी, मन्नू भंडारी की, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आंसर बनेगा अब वो हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा, ए का 2, तो ए का 2 जगह है। फिर हमारे पास देखना हमने बी का 1, तो बी का 1 ये वाला आंसर सही बन रहा है आपका, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास, अगला प्रश्न आपके पास है निम्नलिखित में से निम्नलिखित समूह शब्दों का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। समूह का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना था। तो हमारे पास है झुंड, कलाप और निकाय, ये जो तीनों हैं ये समूह के पर्यायवाची है, लेकिन जो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अराती, सब किसका पर्यायवाची, समूह का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि जो ये अराती है, अराती होता है शत्रु का पर्यायवाची, और अराती हो या अरी हो ये दोनों किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, ये शत्रु के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास, जहां उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है वहां अलंकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि उपमान और उपमेय, ठीक है। यहाँ उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है तो वहाँ पे अलंकार हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वहाँ पे प्रतीप अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ये रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी आया था एक बार, पेपर में आया था शायद वीडियो के एग्जाम में। लेकिन अगर प्रश्न आ जाएगा कि जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, तो जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहां पे तब उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो मतलब उपमा अलंकार का विपरीत कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो प्रतीप अलंकार इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जब किसी बोली में साहित्यिक रचनाएं भी हो लेकिन उसका क्षेत्र विस्तृत, देखो यहाँ पे एक चीज़ और था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे न शब्द भी आना था। जब किसी बोली में साहित्यिक रचनाएं भी हो लेकिन उसका जो क्षेत्र विस्तृत न हो तो उसे कहा जाता है, ठीक है। साहित्यिक रचनाएं भी हो रही उस बोली में लेकिन उसका क्षेत्र क्या है, विस्तृत नहीं है, तो उस बोली को हम क्या कहेंगे, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होता है वो होता है विभाषा। तो विभाषा एक ऐसी बोली जिसमें साहित्यिक रचनाएं भी हो लेकिन उसका क्षेत्र क्या है, सीमित है। मानक भाषा जिसमें साहित्यिक रचनाएं वगैरह होते हैं, ठीक है, उसे मानक भाषा। लोक भाषा, लोक भाषा मतलब जो आमजन की जो भाषा होती है। और राजभाषा की अगर हम बात करें तो हमारी जो राजकाज की भाषा होती है, जैसे हमारी राजभाषा कौन सी है, हिंदी है, ठीक है। तो राजभाषा हिंदी है और हिंदी के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है भाग 15 में आर्टिकल 343 से 351 तक, ठीक है। तो राजभाषा कौन सी हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है। तो ये तत्सम शब्द नहीं है ये बताना था, जैसे शकल हो गया, गर्दभ, प्रस्तर और महावत। तो इसमें से इस प्रश्न का जो सही आंसर वो आपका डी होना चाहिए था। महावत का जो तत्सम हो जाएगा महापात्र हो जाएगा। इसके अलावा प्रस्तर का अगर हम बात करें तो इसका पत्थर हो जाएगा तद्भव। गर्दभ का अगर तद्भव की बात करें तो गधा हो जाएगा। और शकल का अगर हमें बात करें तो इसका छिलका इसका तद्भव शब्द हो जाएंगे, ठीक है। ये रोज़ रटने वाली चीज़ें हैं, रोज़ देखने चाहिए तभी ऐसे प्रश्न सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकार, भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अधिसूचना, ठीक है। अधिसूचना की अगर हम बात करें तो ये सरकारी गजटों में छपती है, ठीक है। और इसकी जो शैली की बात करें तो अन्य पुरुष शैली में ये
लिखे जाते हैं। ठीक है, कार्यालयीय आदेश की अगर हम बात करें तो ये कार्यालय मतलब कार्यालयों से संबंधित होता है और इसमें एक विशिष्ट वो रहती है कि ये हमेशा वरिष्ठ से जो कनिष्ठ की ओर भेजे जाते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर से ऊपर वाले अधिकारी से नीचे वाले अधिकारी के लिए। ज्ञापन की बात करें तो ज्ञापन वही होता है जैसे किसी विभाग में या किसी मंत्रालय में जो उस मंत्रालय के अधीन सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। एक होता है कार्यालय ज्ञापन। ये जो ज्ञापन होता है एक मंत्रालय से संबंधित होता है, लेकिन जब कार्यालय ज्ञापन की बात आती है तो विभिन्न मंत्रालयों के मध्य उसका प्रयोग किया जाता है। परिपत्र वही सरकारी पत्र जो होता है विभिन्न मंत्रालयों में या विभिन्न विभागों में एक साथ भेजा जाता है तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये इसका शुद्ध हो जाएगा, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। ठीक है, पहला देखते हैं, श्याम जल से पौधे सींच रहा है। तो यहाँ पे जो ये से विभक्ति है ये अनावश्यक प्रयोग हुई है, क्योंकि भाई सींचेगा किससे, जल से ही, तो यहाँ पे से की कोई आवश्यकता नहीं थी इसलिए अशुद्ध हो गया। उसे मरणोपरांत के बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला। ठीक है, तो ये अशुद्ध इसलिए हो जाएगा कि मरणोपरांत के बाद। ठीक है, उसे मरणोपरांत के बाद, तो मरणोपरांत के बाद अपने आप में यहाँ पे मतलब अनावश्यक है, उसे मरणोपरांत राष्ट्रीय सम्मान मिला तो ये सही हो जाता है। ठीक है, सारे देश भर में यह बात फैल गई। अब या तो सारे होना चाहिए था या देश भर होना चाहिए था। ठीक है, या तो सारे देश होता या देश भर होता है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या है, अनावश्यक प्रयोग की गई है, उनमें से एक होना था इसलिए अशुद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो के लिए एक शब्द सही है। ठीक है, तो जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कूपमंडूक, इसका सही आंसर हो जाएगा। अकिंचन क्या हो जाएगा, जिसके पास कुछ ना हो। मंथर मतलब धीमी गति या मंद गति के लिए हम मंथर कहते हैं। अल्पज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ कठिन परिश्रम है। गढ़वाली लोकोक्ति है और कठिन परिश्रम हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डला माँ दुबलू जमाणु। डला, डला मतलब पत्थर। ठीक है, गढ़वाली में पत्थर के लिए डला बोलते हैं या डलू बोलते हैं। डला माँ दुबलू जमाणु मतलब पत्थर में दूब जमाना। तो ये बहुत कठिन हो जाएगा, तो इसी कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त करने वाला यही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। अगला प्रश्न जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैंज है, नानबई है और कांसी माँ है, ये तीनों क्या है, माँ की बहन या हम कहेंगे कि मौसी जो होती है उसके लिए ये कहा जाता है। कजियाण यहाँ पे पत्नी के लिए कहा जाता है। ठीक है, और ये तीनों चीज़ यहाँ पे मौसी मान के चलो आप, मौसी माँ की बहन जो होती है उसके लिए ये तीनों चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए जैसे नानबई तो छोटी वाली मौसी जो होती है, और अगर बाठी बई आ जाएगा तो बड़ी वाली मौसी हो जाएगा आपका। ठीक है, कजियाण आपकी पत्नी हो गई, जैसे जोए हो गई पत्नी के लिए कहा जाता है, जैसे बैरबान हो गया तो भी पत्नी के लिए कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है फिर। चलिए अगला प्रश्न है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें पहला है ये होपणी जलवायु, तो ये सही हो जाएगा, होपणी जलवायु के लिए कहा जाता है, गढ़वाली शब्द है। इसके बाद ऑप्शन बी है हलाणी, चीड़ का जंगल। ठीक है, ये भी सही है। फिर बंदार है, छत से गिरने वाली पानी की धार को बंधार कहते हैं, ये भी ठीक हो जाएगा। फिर है असियट, छोटा तालाब, तो असियट छोटा तालाब को नहीं बोला जाता है, असियट बोला जाता है आंधी को। ठीक है, और छोटा तालाब की अगर हम बात करेंगे तो रौ और रौला। ठीक है, जो गाँव में होता है छोटे छोटे रौ रौला, जून के महीने में इनमें लोग खूब नहाते हैं गाँव में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। अगला प्रश्न है, चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है। तो चौथा हो जाएगा इसमें संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो ये विशेषण की चार अवस्थाएं आप देख लेना एक बार घर पे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन ए पानी है, पानी क्या हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है कुंज,
कुंज क्या हो जाएगा आपका, समूहवाचक हो जाएगा। जुलाई आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। महीना आपका जातिवाचक हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो बनेगा इसका ए का 2, बी का 1, ठीक है, सी का ये नहीं होगा, फिर आंसर डी हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था आपके पास हिंदी का। अब हम आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। यहाँ पे हमारे पास कथन है और कारण है। कथन है उत्तराखंड का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है, और इसका जो कारण दे रखा है वो दे रखा है कि अलकनंदा भागीरथी जैसी बड़ी नदियाँ इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो जब भी कथन और कारण वाले प्रश्न आएंगे तो हमें देखेंगे कि हमें इसलिए करके कारण के साथ जोड़ के अगर हमारा आंसर या बात सही लग रही है तो फिर वो सही हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं, अलकनंदा भागीरथी जैसी बड़ी नदी इसकी सहायक नदियां हैं, इसलिए उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो गंगा नदी तंत्र है। तो ये बात सही लग रही है। और जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो गंगा नदी तंत्र है। इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लास में भी ये कन्फ्यूजन था कि जो सबसे बड़ा नदी तंत्र जो लोगों ने किया वो काली, तो काली जो है ये सबसे बड़ी नदी है उत्तराखंड की, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लेकिन अगर बात नदी तंत्र की आएगी तब हमारा हो जाएगा गंगा नदी तंत्र। ठीक है, अगर हम टॉप 4 नदी देखेंगे तो हम काली देखते हैं, इसकी जो हाइट वो लंबाई है वो 252 किलोमीटर है। इसके बाद हम भागीरथी देखते हैं, भागीरथी की 205 है। फिर हम अलकनंदा की देखते हैं, अलकनंदा की 195 है। और इसके बाद हम कोसी की देखते हैं 168। ये टॉप 4 नदियां हैं लंबाई के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास फिर। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, वंदे भारत ट्रेन के संदर्भ में असत्य कथन चुने। ठीक है, तो असत्य बताना था भाई। देखो वंदे भारत ट्रेन, इसका जो पुराना नाम था इसका ट्रेन 18। ठीक है, इसका पुराना नाम था। अब हम देखते हैं जो हमारे पास ये ऑप्शन दिए हैं, वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 3 अक्टूबर 2019 को हुई थी। ठीक है, तो 2019 को तो हुई थी लेकिन 3 अक्टूबर को नहीं हुई थी, बल्कि 15 फरवरी 2019 को वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलाई गई थी, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला तो आपका गलत हो गया, दूसरा आपका सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन बेंगलुरु से चेन्नई के मध्य चली थी, ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा ऑप्शन जो हमारे पास है, वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला अंजलि शाह, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस हिसाब से आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली जो पहली महिला थी वो सुरेखा यादव थी, सुरेखा यादव थी। अंजलि शाह पहली लोको पायलट थी हमारे राज्य उत्तराखंड की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में है। ठीक है, तो हमें अब देखिए जीएस का पोर्शन है, उत्तराखंड वाले में नहीं है। उत्तराखंड की गोमती नदी आप नहीं देखेंगे, क्लास में भी कुछ लोगों का कन्फ्यूजन था ये, लेकिन चलो ठीक है। तो गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी, तो इनमें से एकमात्र सहायक नदी जो थी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, गोमती नदी थी। गोमती नदी का जो उद्गम स्रोत है वो है फुलहर झील। ठीक है, अभी फुलहर झील कहाँ पड़ती है भाई, ये पड़ती है आपका पीलीभीत में, पीलीभीत में, और पीलीभीत यूपी में पड़ता है। वहाँ से फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है और ये गंगा में मिलती है। इसलिए इन नदियों में एकमात्र नदी है गोमती नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ठीक है, कथन 1 है, गढ़वाल में कफुआ गीत समेश्वर देवता की स्तुति में गाए जाते हैं। ठीक है, तो जो कफुआ गीत होते हैं ये लगभग हमारे उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में जो समेश्वर देवता है उनके लिए गाए जाते हैं। दूसरा है, जोड़ा गीत कुमाऊं में माघ महीने में गाया जाता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, बैर गीत कुमाऊं का एक तर्क प्रदान गीत है, तो बैर कुमाऊं का एक तर्क प्रदान गीत है, इसलिए ये सारे विकल्प क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और आपका जो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। ठीक है, तो फूट डालो और राज करो की जो रणनीति अपनाई गई थी, अब हम देखते हैं लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा और डलहौजी और वेलेस्ली हमारे पास ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो सेकंड। मिंटो सेकंड की बात कर रहे हैं। मिंटो सेकंड के समय फूट डालो और राज करो की नीति स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है 1909 में। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसी के समय आती है और इसी के समय हमें ये नीति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कर्जन के द्वारा, कर्जन के समय भी काम माना जाता है इस रणनीति के तहत, मतलब ऐसी रणनीति हमें इसके समय भी देखने को मिलती है जब बंगाल विभाजन होता है 1905 में। लेकिन स्पष्ट रूप से हमें जो देखने को मिलती है नीति, ये लॉर्ड मिंटो सेकंड के द्वारा, ठीक है, सेकंड के समय। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी के समय हमें देखने को मिलता है व्यक्तिगत सिद्धांत, ठीक है, यह राज्य हड़प नीति, और इसके तहत इसने सबसे पहले जो राज्य हड़पा था वो था सतारा, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड बेलेजली, और बेलेजली के समय हम देखते हैं सहायक संधि, और हैदराबाद प्रथम था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसके अलावा राज्य हड़प नीति जो थी इसकी व्यक्तिगत सिद्धांत था, इसके तहत बहुत सारे राज्यों को भारत में उसमें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। लेकिन कुछ साम्राज्य ऐसे थे जो इस नीति के बाहर थे, मतलब इस नीति के आधार पर नहीं बल्कि उन्हें किसी और कारणों से, अब जैसे सिक्किम को मिलाया गया था कि उसने क्या किया था, उसके मतलब व्यवहार के कारण, दुर्व्यवहार के कारण सिक्किम को मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। इसके अलावा हमारे पास एक और आता है, अवध आता है। अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश राज्य में मिला दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 168 संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन के बारे में है। संविधान के जब किसी साधारण विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत, और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से ये भारतीय संविधान में ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है आर्टिकल 368 में, ठीक है। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पदमुक्त करना, ठीक है, तो ये इसका सुमेलित नहीं है क्योंकि 315 में लोक सेवा आयोग है बल्कि न कि सदस्यों को पदमुक्त करना। सदस्यों को पदमुक्त करना है 317 में, ठीक है। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल की अवधि, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सूचियों को सुमेलित कर दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 था, इसमें हमें बताना था कि इनका संबंध किस चीज़ से है, ठीक है। जैसे सूची 1 में भगत सिंह कोश्यारी है, हमारे मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है, तो इनका जो संबंध है, इनका संबंध हो जाएगा राजनीति से, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा है, टिहरी के निवासी है सुंदरलाल बहुगुणा, 1927 में जन्म हुआ था, इनका जो संबंध है वो पर्यावरण से है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दीप जोशी, सामाजिक कार्यकर्ता दीप जोशी, 2009 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। इनका जो संबंध है वो समाज सेवा से है और पिथौरागढ़ के निवासी है। फिर आदित्य नारायण पुरोहित चमोली के हैं और इनका जो संबंध है वो वैज्ञानिक, ठीक है। तो इस हिसाब से ए का 4, ठीक है, ए का 4, बी का हो जाएगा आपका, सॉरी, ए का 3, बी का 4, ठीक है, सी का 1 और डी का आपका 2, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास, अगला प्रश्न है भारतीय प्रेस काउंसिल, ठीक है। भारतीय प्रेस काउंसिल 1966 में प्रेस काउंसिल बनी थी, ठीक है। भारतीय प्रेस काउंसिल है एक, तो इसमें हो जाएगा ये अर्धन्यायिक, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, अर्धन्यायिक वैधानिक संस्था, ठीक है। जो हमारे समाचार पत्र है इनके लिए स्वतंत्रता वाला एक माहौल प्रदान करना, और जो समाचार पत्र है उन पत्रों के लिए मानकों का निर्धारण करना, ये भारतीय प्रेस काउंसिल का काम है और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास, अगला प्रश्न है उत्तराखंड से संबंधित है। देखो जननायक, जननायक किसकी उपाधि हो जाएगी, तो इसका जो सही सुमेलित हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जननायक हो जाएगा आपका हरगोविंद पंत, ठीक है। कुमाऊं केसरी हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे, ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प हो जाएगा आपका मोहन जोशी, और काली कुमाऊं का शेर हो जाएगा आपका हर्षदेव औली, ठीक है। तो हर्षदेव औली को काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है। इस हिसाब से जो सही आंसर आपका बनेगा वो बनेगा ए का 2, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो हरगोविंद पंत है, इन्हें जो जननायक कहा था, ये कहा था इन्हीं विक्टर मोहन जोशी ने, ठीक है। विक्टर मोहन जोशी ने इनको
जननायक कहा था। और ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प जो विक्टर मोहन जोशी को कहा था, ये 1929 में जब गांधी जी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने विक्टर मोहन जोशी के साथ उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा समय व्यतीत किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में कहा था कि विक्टर मोहन जोशी ईसाई समाज के उत्कृष्ट पुष्प है, वो सॉरी उत्कृष्ट पुरुष है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। अगला प्रश्न है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। ठीक है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग पंचायतों का नहीं करता है, विधानसभाओं का करता है। ये लोकसभा वगैरह जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं उन सबका राज्य भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राज्य का निर्वाचन आयोग जो है ये पंचायतों का चुनाव यही करवाता है। और 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। पंचायतों का चुनाव हो जाएगा या निगम का चुनाव 243 जेड में निगम के चुनाव के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये सारे चुनाव कौन करवाते हैं? ये करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, पीएम विश्वकर्मा योजना पहले चरण में उत्तराखंड में कितने जनपदों को शामिल किया गया है? तो जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसकी जो घोषणा होती है वो 15 अगस्त 2023 को होती है और 17 सितंबर से लागू हो जाती है। ठीक है, इसमें देखा जाए इस योजना में इसका उद्देश्य जो था वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, ग्रामीण वो शहरी क्षेत्र के 18 व्यापारों को इसमें शामिल किया गया है। इन दोनों क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए 18 क्षेत्र या 18 क्षेत्रों के जो परंपरागत उद्योग है, व्यापार है, उस व्यापार को इसमें शामिल किया गया है। और 17 सितंबर 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इसमें प्रारंभ में 4 जनपदों को शामिल किया गया है, जिसमें हमारे पास अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जनपद शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। चलिए अगला प्रश्न है, ताजुल मासिर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ताजुल मासिर जो पुस्तक लिखी थी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हसन निजामी ने पुस्तक लिखी थी। अगर हम बात करें बर्ने की तो बर्ने ने लिखी थी तारीख़ फिरोज शाही। इसके बाद अहमद की बात करें, निजामुद्दीन अहमद, तो इन्होंने लिखी थी तारीख़ अकबरी, ये तबकात अकबरी, सॉरी, इन्होंने लिखी थी तबकात अकबरी। ठीक है, उसके बाद मिनाज और सिराज की बात करें तो इन्होंने लिखी थी तबकात नासिरी, तबकात नासिरी। ठीक है, तो तारीख़ फिरोज शाही इस बर्ने ने लिखी थी, अहमद ने लिखी थी तबकात अकबरी और मिनाज और सिराज ने लिखी थी तबकात नासिरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। उत्तराखंड राज्य गठन से लेकर वर्तमान समय तक उत्तराखंड से निर्वाचित राज्यसभा महिलाओं की संख्या में बतानी है। तो देखो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 महिलाएं हमारी थी जिन्होंने राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी हमारी 2 महिलाएं थी। पहली थी जो फर्स्ट थी वो कमलेंदुमती शाह थी और जो दूसरी थी वो थी हमारी माला राज्यलक्ष्मी शाह। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास जो राज्यसभा में थी, राज्यसभा में भी हमारे पास 2 महिलाएं थी। पहली महिला थी मनोरमा शर्मा डोबरियाल और दूसरी जो महिला है वो है डॉक्टर कल्पना सैनी, हरिद्वार की है और 2022 में इन्हें निर्वाचित किया गया। 2028 तक इनका कार्यकाल है। और जो मनोरमा शर्मा डोबरियाल है ये पहली मेयर भी थी। ठीक है, इसके अलावा देखो अगर कई बार प्रश्न आए कि मतलब अगर 2 ऑप्शन में ना हो और 3 हो तो 3 भी हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अप्रैल 2000 में सुषमा स्वराज इस क्षेत्र से, मतलब जो हमारे क्षेत्र है इस क्षेत्र से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होती है। लेकिन 9 नवंबर को हमारा राज्य अलग होता है और 9 नवंबर को उत्तराखंड बन जाता है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि मतलब उसके बाद भी उन्होंने, जो सुषमा स्वराज थी, उन्होंने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया था, इस क्षेत्र की वो सांसद थी। लेकिन
अगर हम बात करें कि राज्य की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित जो सांसद थे वो हमारे पास 2 ही है, लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाएगा तो 3 महिलाओं का अगर आपको ऑप्शन में मिले तो 3 आंसर हो सकता है, क्योंकि सुषमा स्वराज हमारी इस क्षेत्र से पहले प्रतिनिधित्व कर चुकी है। ठीक है, अप्रैल 2000 में वो सांसद बनी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी टॉन्स नदी है। ठीक है, अच्छा, कथन है यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी टॉन्स है। नेटवाड़ वाले क्षेत्र में रुपीन और सुपीन नदी मिलती है, उसके बाद ये तमसा के नाम से आगे बहती है। ठीक है, तो ये सही कथन हो जाएगा कि टॉन्स इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। काली नदी को स्कंद पुराण में श्यामा नदी भी कहा जाता है, तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा, कथन 2 भी सही है। कथन 3 की बात करें, काली नदी की प्रथम सहायक नदी सरयू है। तो देखो, काली नदी की प्रथम सहायक नदी सरयू नहीं है, बल्कि सरयू सबसे ज़्यादा जल देने वाली नदी है। काली नदी की जो प्रथम सहायक नदी है वो है कुठियांगटी। ठीक है, कुठियांगटी काली नदी की प्रथम सहायक नदी है। काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। अगर कभी आ जाएगा आपके पास प्रश्न आ जाएगा नदियों से, जैसे सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो काली नदी। किस नदी का प्रवाह पथ सर्वाधिक है, तो भी काली नदी। किस नदी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो भी काली नदी। लेकिन अगर प्रश्न आएगा कि जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो जल प्रवाह की दृष्टि से आपका अलकनंदा नदी सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, काली की एक अंतिम सहायक नदी की बात करें तो लधिया इसकी एक अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, और सरयू को कुमाऊं की पवित्रतम नदी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। ठीक है, अगला प्रश्न है, नील व्यापारी विलियम फिंच ने गढ़वाल के किस राजा के विषय में कहा था कि वो इतना धनवान है कि भोजन भी सोने के बर्तनों में करता था। तो जो विलियम फिंच था ये नील व्यापारी था और ये जहांगीर के दरबार में आया था, और हम देखते हैं इस समय राजा जो मानशाह थे, मानशाह के विषय में उसने कहा था कि इतना धनवान शासक था कि सोना, मतलब जो भोजन भी था वो सोने के बर्तनों में करता था। ठीक है, मानशाह के बारे में देखें तो इनका जो दरबारी कवि था वो कवि भरत था, जिसने मानवोदय काव्य लिखा था। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ये पहला शासक था जिसने दापा पर सफल आक्रमण किया था। ठीक है, इसके अलावा मानशाह ने मानपुर नामक शहर भी बसाया था। ठीक है, और पहला सफल आक्रमण किया था दापा पर। लेकिन पहला आक्रमण अगर पूछा जाएगा तो विजयपाल आ जाएगा। ठीक है, प्रदीप शाह के समय हम देखते हैं मोनाशाही तिमासी मुद्रा इसके समय में देखने को मिलती है, जो लखनऊ म्यूज़ियम में है। इसके अलावा इसका जो टाइम पीरियड भी एक बार पूछा गया था, 1717 से लेके 1773 तक। ठीक है, इसके अलावा प्रदीप शाह के समय दूनागिरी का युद्ध भी होता है, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं की सेना संयुक्त रूप से भाग लेती है रोहिलों के विरुद्ध। और 1757 में ही प्रदीप शाह के शासनकाल में पहली बार रोहिलों का भी आक्रमण होता है। ठीक है, नजीब खां के नेतृत्व में। श्याम शाह की बात करें तो श्याम शाह, इसे गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। श्याम शाह के समय हम देखते हैं कि श्याम शाह के समय महीपति शाह ने केशवराय मठ का भी निर्माण किया था। एक पादरी अंद्रादे भी इसी के समय आया था, और अलकनंदा नदी में डूबने से श्याम शाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसकी जहांगीर से अच्छे संबंध थे, और श्याम शाह जहांगीर से मिलने आगरा गया था, और आगरा में अप्रैल 1621 में इसने जहांगीर से मुलाकात की थी, और उसने अपनी आत्मकथा तुझु की जहांगीरी में इस बात का वर्णन किया था। फतेहपति शाह, इसके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसकी संरक्षिका की बात करें तो राजमाता कठौची इसकी संरक्षिका है। राजमाता कनकदेई आएगा तो कनकदेई प्रदीप शाह की संरक्षिका हो जाएगी। अगर कर्णावती आएगी तो कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका होगी। इसके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ये जो अपना आदर्श मानता था ये शिवाजी को मानता था। इसके अतिरिक्त इसके शासनकाल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की तरह और जो अकबर है उसकी तरह नवरत्न भी इसके दरबार में रहते थे। अनेक विद्वान इसके दरबार में रहते थे। इसी कारण इसके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। अगला प्रश्न आपके पास जनसंख्या से संबंधित है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है लगभग 10 की वृद्धि दर, और 10 की वृद्धि दर जो हमारी थी वो 18.81% हमारी 10 की वृद्धि दर थी, और 18वां हमारा इसमें स्थान था। ठीक है, 10 की वृद्धि दर में। अब देखते हैं सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला पौड़ी है, तो ये सही हो जाएगा कथन। अगर पूछा जाएगा सबसे कम 10 की वृद्धि दर तो पौड़ी, और अगर पूछा जाएगा सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था तो तब आपका हो जाएगा यूएस नगर, उधम सिंह नगर। दूसरा है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला पिथौरागढ़ है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा आपका गलत हो जाएगा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला पिथौरागढ़ नहीं है बल्कि अल्मोड़ा है।
और अगर पूछा जाएगा सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सबसे कम, तब हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। ठीक है। दूसरा है 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक गिरावट वाला जिला उधम सिंह नगर। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उधम सिंह नगर तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला था, तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट वाला था वो था आपका टिहरी। तो ये भी आपका तीसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग है, ये सही हो जाएगा आपका। और सबसे कम की बात की जाए अगर सबसे कम पुरुष साक्षरता, तो सबसे कम पुरुष साक्षरता हो जाएगी आपकी हरिद्वार की। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो प्रश्न हो जाएगा 1 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्मार्ट मनी शब्द का जो प्रयोग किया जाता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब के लिए स्मार्ट मनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशनों में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? ऐसा कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जिस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को चंपारण के जो किसान थे उनकी समस्याओं के विषय में बताया गया था? तो सबसे पहली बात है कि समस्याओं के विषय में बताया किसने था, तो था रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। इसने गांधी जी को बताया था चंपारण के जो किसान हैं उनकी समस्याओं के बारे में। अब प्रश्न ये है कि किस अधिवेशन में बताया था, तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसी अधिवेशन में गांधी जी को बताया था रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी वो चंपारण के किसानों के बारे में। इसके बाद जब इस अधिवेशन में बताया था तो 1917 में गांधी जी बिहार के चंपारण में गए थे, वहाँ उन्होंने आंदोलन किया था और ये इनका भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक है। और इसी समय जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने इसे गांधी जी को महात्मा की उपाधि से भी सम्मानित किया था। अगर हम बनारस अधिवेशन की बात करें तो ये 1905 में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी और इन्हीं गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवक समाज की भी स्थापना की थी। भारत सेवक समाज की भी स्थापना की थी। ठीक है। 1905 का जो ये अधिवेशन था बनारस अधिवेशन, ये इसलिए भी खास था क्योंकि यहाँ पे पहली बार स्वशासन पर चर्चा की गई थी। ठीक है। स्वशासन सब पहली बार 1906 से मतलब कांग्रेस के अधिवेशनों में आया था, लेकिन चर्चा जो इसमें की गई थी सेल्फ रूल स्वशासन के बारे में, तो ये 1905 वाले अधिवेशन में की गई थी। ठीक है। फिर 1907 का जो अधिवेशन रासबिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में क्या हो गई थी, कांग्रेस का विभाजन हो गया था और विभाजन जो हुआ था वो हुआ था अध्यक्ष पद को लेकर। ठीक है। और ये यहाँ पे कांग्रेस 2 दल में बंट जाती है, गरम दल और नरम दल। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में होता है और इसी अधिवेशन में जो अध्यक्षता करती है वो करती है एनी बेसेंट। ठीक है। एनी बेसेंट इसमें अध्यक्षता करती है और इसमें फिर पुनः क्या होता है, कांग्रेस का एकीकरण हो जाता है। इसमें कांग्रेस का पुनः एकीकरण हो जाता है। ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हमारे पास एक अधिवेशन आता है 1925 में, देखो कांग्रेस के अधिवेशन में पहली महिला एनी बेसेंट थी जिसने अध्यक्षता की थी, लेकिन अगर पहली महिला भारतीय पूछा जाएगा तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में सरोजनी नायडू ने। और सरोजनी नायडू पहली महिला थी भारत की जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका। ठीक है। देखो भाई, देश के नए संसद भवन के बारे में पूछा गया। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत ये बनाया गया था और इसके जो वास्तुकार थे वो बिमल पटेल थे। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि भाई देखो संयुक्त अधिवेशन जो आर्टिकल 108 के तहत होती है, कुल कितने लोग यहाँ पे बैठ सकेंगे। ठीक है। तो सीटिंग पावर के बारे में, सीटिंग कैपेसिटी के बारे में पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि इसमें टोटल जो बैठ सकेंगे, ऑप्शन बी 1272 आपका सही हो जाएगा। ये राज्यसभा का है और ये लोकसभा के सदस्य है। टोटल मिलाकर 1272 यहाँ पे बैठ सकेंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआई के लिए पिंजराबंद तोता कहा गया है। ठीक है। केंद्रीय अन्वेषण शाखा यानी सीबीआई की जो स्थापना हुई थी वो संथानम समिति की सिफारिश पर 1963 में हुई थी। ठीक है। अगर सायरा बानो की बात करें तो ये 2017 में आया था और 2017 में इसके बाद इसी बात के बाद मुस्लिम समाज में जो 3 तलाक वाली जो कानून था या परंपरा थी उसको क्या
किया गया, गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 2019 से 3 तलाक को गैरकानूनी घोषित किया गया। चलिए अगला प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से किस स्थान के विषय में यह जानकारी मिलती है कि वहाँ सिख गुरु और गोरखपंथी जोगियों के मध्य आध्यात्मिक विचार विमर्श हुआ था और गुरु नानक के मध्य। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। रीठा मीठा साहिब ये चंपावत में आपका पड़ता है, यहाँ पे इनके बीच विचार विमर्श हुआ था। हेमकुंड चमोली में आपका पड़ता है, नानक मत्ता काशीपुर में पड़ता है और होमकुंड भी आपका चमोली में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से कौन अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सांबर झील राजस्थान में है, हुसैन सागर झील तेलंगाना में है, पुरानी किताब में आंध्र प्रदेश भी होगा, ठीक है, लेकिन तेलंगाना में है अभी ये। चिल्का झील उड़ीसा में है और फुलर झील हरियाणा में। फुलर झील है आपकी यूपी में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में फुलर झील है और इसी फुलर झील से गोमती नदी निकलती है और गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थान मैदान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, राज्य में दक्षिण से उत्तर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है। ठीक है, तो राज्य में अगर हम पूर्व से पश्चिम जाए या उत्तर से दक्षिण जाएं तो हमेशा वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटती है। ठीक है, वर्षा की मात्रा घटती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है, तो हमें बतानी है इनमें से आर्थिक क्रिया कौन सी नहीं है। देखो, आर्थिक क्रिया का मतलब है कोई ऐसी क्रिया जिससे कुछ इनकम हो रही हो या रोजगार या कोई सृजन हो रहा हो या आय का कोई सृजन हो रहा हो, जिस क्रिया से, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे नौकरी करना आर्थिक क्रिया है, परिवहन हो गया आर्थिक क्रिया, इससे इनकम होती है। ठीक है, लेकिन स्वैच्छिक समाज सेवा, इससे कोई इनकम नहीं होता है, इसलिए इसे हम आर्थिक क्रिया में नहीं रखते हैं। और ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आर्थिक क्रिया में आ जाएगी, क्योंकि आर्थिक क्रिया में क्या होता है, आय की मतलब आय वगैरह होती है, या जो हमारी जो भी हम मतलब कार्य करते हैं उससे अगर हमें कुछ आय हो रही है, हमारी इनकम हो रही है, तो उसे हम आर्थिक क्रिया में शामिल करेंगे। ठीक है, लेकिन स्वैच्छिक समाज सेवा इससे बाहर है। चलिए अगला प्रश्न, गढ़वाल की प्रथम जातीय सभा सरोला सभा की स्थापना कब हुई थी। तो देखो, गढ़वाल की जो प्रथम जातीय सभा थी इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1904 में हुई थी। तारादत्त गैरोला ने इसकी स्थापना की थी। दक्षिण भारत के जो रावल, बद्रीनाथ के जो रावल होते थे वो रावल इसके सभापति होते थे। टिहरी में इस सभा का मुख्यालय था। 1906 में पंडित रामशरण रतुड़ी के द्वारा नशा नाशनी सभा की स्थापना की जाती है टिहरी में। धनीराम शर्मा के द्वारा 1907 में गौरक्षणी सभा की स्थापना की जाती है। 1907 में ही मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना की जाती है लखनऊ। 1908 में गढ़वाल भ्रातृमंडल का पहला अधिवेशन होता है कोटद्वार में, कुलानंद बर्थवाल की अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, जनवरी 2024 को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में उत्तराखंड से शामिल एकमात्र सदस्य कौन थे। तो इसमें एकमात्र सदस्य भवानी सिंह रावत थे। भवानी सिंह रावत ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, जो लॉर्ड इरविन था, इरविन के सैलून में इन्होंने बम फेंकने में भाग लिया था। उसके बाद फिर ये वापस चंद्रशेखर आज़ाद के साथ बहुत सारे क्रांतिकारियों के साथ वापस से दुगड्डा में आए थे। इनका जो जन्म हुआ था दुगड्डा के नाथुपुर में हुआ था और यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद भी कुछ समय तक रहे थे और उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि पिस्टल की ट्रेनिंग भी यहीं पे ली थी। भवानी सिंह रावत ने 1973 में चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति में शहीद स्मारक भी 1973 में इन्होंने शहीद स्मारक भी बनाया था। बच्चूलाल भट्ट की बात करें तो ऊँटी बैंक डकैती कांड में इनका नाम हमें मिलता है। ऊँटी बैंक डकैती कांड और लैंसडाउन के निवासी थे। इंद्र सिंह गढ़वाली मद्रास बम कांड में हमें इनका नाम मिलता है, मद्रास बम कांड में। और ये जो इंद्र सिंह गढ़वाली है ये टिहरी के निवासी है और इनका जो एक उपनाम हमें मिलता है वो मिलता है प्रेम प्रकाश मुनि। ठीक है, इसके अलावा इंद्र सिंह नयाल है। इंद्र सिंह नयाल 1932 में हम देखते हैं कि इनके द्वारा कुमाऊं युवक सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है, यह अध्यक्षता की जाती है कुमाऊं युवक सम्मेलन की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास,
किस चंद शासक को पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था, देखो चंद वंश का जो प्रथम शासक था सोमचंद, सोमचंद को पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता था। ठीक है, इसने क्या किया, मेहरा और फर्त्याल दल को अपने अधीन किया था और उन मेहरा और फर्त्याल दल के सहयोग से इन्होंने, सोमचंद ने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी। इंद्रचंद भी चंदवंश के राजा थे और इन्होंने क्या किया था, रेशम कारखाना लगाया था। रेशम कारखाना या वस्त्र निर्माण जो शुरू किया था चंदवंश में, वो राजा इंद्रचंद ने किया था। ठीक है, ज्ञानचंद को गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से भी जाना जाता है और इनके समय एक सेनापति है जिसका नाम हमें मिलता है नीलू कठायत। ठीक है, उद्यानचंद ने, ज्ञानचंद ने नीलू कठायत की हत्या कर दी थी गरुड़ ज्ञानचंद ने, और इसलिए उद्यानचंद को इस चीज़ से बड़ी आत्मग्लानि महसूस हुई। इसलिए अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में उद्यानचंद ने बहुत सारे नौले, बावड़ियों और मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतों की विधायिकाओं के चुनाव में राज्य को 5 सीटें प्राप्त हुई थी। इनमें से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा था? ठीक है, तो इसमें गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा 3 निर्वाचन क्षेत्र थे और ये जो 3 निर्वाचन क्षेत्र हमें मिले थे ये 1919 के अधिनियम के तहत हमें प्राप्त हुए थे। अभी पूछ रहा है कि 35 में जो अधिनियम आया था 37 में, उसके तहत 36 और 37 के बीच चुनाव हुए थे। उन चुनावों में यहाँ से 5 सीटें मिली थी। उनमें सबसे बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र था वो आपका अल्मोड़ा था, क्योंकि अल्मोड़ा के साथ इसमें क्या था, अल्मोड़ा के साथ इसमें शामिल था पिथौरागढ़ और बागेश्वर वाला क्षेत्र भी अल्मोड़ा के साथ शामिल था। ठीक है, तो अल्मोड़ा इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे गढ़वाल से इस समय कौन कौन चुने गए थे। तो गढ़वाल से चुने गए थे अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, जगमोहन सिंह नेगी, जगमोहन सिंह नेगी। ठीक है, नैनीताल से कुंवर आनंद सिंह, और अगर हम देखें अल्मोड़ा से, तो अल्मोड़ा से भी 2 व्यक्ति चुने गए थे, हरगोविंद पंत और राम प्रसाद टमटा। ठीक है, तो ये व्यक्ति चुने गए थे 1937 के चुनाव में, मतलब 1937 का जो चुनाव हुआ था और उसी के बाद कांग्रेस की सरकार बनती है संयुक्त प्रांत में, उसमें हमें 5 सीटें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। सेंटलीज, औंजे और जारवा आदि जनजाति कहाँ पाई जाती? तो ये जो जनजाति पाई जाती है ये पाई जाती है आपकी, ठीक है, तो अंडमान निकोबार हो गया आंसर। ठीक है, सेंटलीज और जारवा आदि जो जनजाति पाई जाती है वो अंडमान में पाई जाती है। असम की बात करें तो असम में हमारे पास गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, इसके अलावा कार्बी आदि जनजाति यहाँ पाई जाती। केरल की अगर हम बात करें तो केरल में मोपला पाई जाती है, चेंचू पाई जाती है। ठीक है, सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे लेपचा पाई जाती है, लिम्बू पाई जाती है और तमाहा जनजाति भी हमें सिक्किम में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। उत्तराखंड आंदोलन का दस्तावेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तराखंड का आंदोलन का जो दस्तावेज है इस पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी, पद्मेश बुढ़ाकोटी। ठीक है, पद्मेश बुढ़ाकोटी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पद्मेश बुढ़ाकोटी इसका सही हो जाएगा। अगर हम त्रिलोचन पांडे की बात करें तो इसका हो जाएगा कुमाऊनी भाषा और उसका साहित्य। ठीक है, अगर हम नारायण सिंह की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तराखंड हिमालय और उसकी ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड हिमालय की अर्थव्यवस्था। ठीक है, उसके बाद वाल्टन बचते, वाल्टन की अल्मोड़ा गजेटियर हो गई, देहरादून गजेटियर आदि, ये वाल्टन की पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी त्रिलोक सिंह बसेड़ा को आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि किससे सम्मानित किया? देखो, फुटबॉल प्लेयर जो थे त्रिलोक सिंह बसेड़ा ये पिथौरागढ़ के निवासी है और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से सम्मानित किया था, आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, पिथौरागढ़ के निवासी है। अगला प्रश्न आपके पास।
उत्तराखंड आयुष नीति 2018 कितने वर्षों के लिए प्रभावी होगी? ठीक है, आयुष नीति 2018 है और इसके अंतर्गत जो स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इस नीति को लाया गया था। साथ ही आयुष पर्यटन गंतव्य के रूप में उत्तराखंड को एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए भी इस नीति को लाया गया था और ये नीति 5 साल के लिए प्रभावी थी। ठीक है, तो 18 में आई थी, 5 साल के लिए प्रभावी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं? ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मुख्यमंत्री हैं और इनमें से हमारे पास 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो किसी राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं। इनमें से एक हमारे पास है भगत सिंह कोश्यारी, और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल रहे हैं महाराष्ट्र के। और एक हमारे पास नारायण दत्त तिवारी है। नारायण दत्त तिवारी जो राज्यपाल रहे हैं ये रहे हैं आंध्र प्रदेश के 2007 के आसपास कुछ समय के लिए। ठीक है, तो नारायण दत्त तिवारी 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, भैरव दत्त धूलिया व भक्त दर्शन द्वारा कर्मभूमि पत्रिका का जो संपादन किया गया था वो कहाँ से किया गया था? तो कर्मभूमि पत्रिका का संपादन 1939 में जो किया गया था वो लैंसडाउन से किया गया था, इन दोनों के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूटशब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित किस संदर्भ के प्रयोग में लाया जाना था? ठीक है, तो ऑपरेशन रूबिकॉन 1942 में चलाया गया था ब्रिटिशों के द्वारा और इस समय क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को कैद कर लिया गया था और उन्हें पूना में आगा खां पैलेस में रखा गया था, तो उस समय ये ऑपरेशन रूबिकॉन चलाया गया था ताकि गांधी जी को रास्ते से क्या किया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, तो इसका संबंध जो है ये जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से है। इन्होंने सोचा था कि अगर बाय द वे गांधी जी मर गए तो इन्हें यहाँ से क्या करेंगे, यहीं से इनको कहीं मतलब ऐसे गुप्त तरीके से दफना देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, इसीलिए ऑपरेशन रूबिकॉन चलाया गया था। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, कामागाटा मारू जहाज़ प्रकरण। तो कामागाटा जहाज़ प्रकरण जो है ये 1914 में हमें देखने को मिलता है। एक व्यक्ति है पंजाब के गुरुदीत सिंह, तो गुरुदीत सिंह के द्वारा क्या हुआ, एक जहाज़ खरीदा गया था, जापानी जहाज़ था ये, उसका नाम था कामागाटा मारू और यहाँ पे इन्होंने भारतीयों को ले जाकर ये पहुँचे कनाडा और कनाडा में इनको उतरने नहीं दिया। इसके बाद वे वापस आए तो कलकत्ता पहुँचे, कलकत्ता में भी इनको उतरने नहीं दिया गया। कलकत्ता के बजबज शहर में जब ये पहुँचे बंदरगाह पर, तो वहाँ पे जब इनका उतरने नहीं दिया गया तो उसके बीच यहाँ पे पुलिस और इनके बीच क्या हो गई थी, झड़प हो गई थी और इसी प्रकरण को कामागाटो मारू जहाज़ प्रकरण के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931। ठीक है, एनी बेसेंट ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी और एनी बेसेंट ने गांधी जी को और इरविन को 2 महात्मा कहा था इसी समझौते के बाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 सतत विकास हेतु एजेंडा विकास के कितने लक्ष्य अपनाए गए थे? ठीक है, तो इसमें 17 लक्ष्यों को इन्होंने अपनाया था 2023 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, गढ़वाल में शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया शंकर मठ किस स्थान पर स्थापित है? ठीक है, तो शंकर मठ जो है ये श्रीनगर में है और जो शंकराचार्य जी है इनका जो आगमन होता है उत्तराखंड में वो कत्यूरी शासक है इष्टदेवगण इनके समय में लगभग 820 के आसपास इनकी क्या होता है, आगमन, उत्तराखंड में आगमन होता है। शंकराचार्य जी की प्रतिमा की बात की जाएगी तो प्रतिमा है इनकी केदारनाथ में और अगर इनकी 1 2.5 फुट लंबी मूर्ति की बात की जाएगी तो वो हो जाएगी आपकी तुंगनाथ में। इसके अलावा जो शंकराचार्य द्वारा पिथौरागढ़ में जो हाटकाली का मंदिर है, ये जो सिद्धपीठ है ये भी शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो उत्तरायणी मेला बागेश्वर में लगता है और ये वही उत्तरायणी मेला है जहाँ जनवरी 1921 में इसी उत्तरायणी मेला के दिन कुमाऊं क्षेत्र में जो सबसे मतलब एक कुप्रथा एक प्रचलित थी, सबसे खतरनाक कुप्रथा थी कुली बेगार की, वो इसी समय ख़त्म हुई थी 1921 में इसी मेले में। ठीक है, तो ये मेला बागेश्वर में सही है। बौखनाग मेला उत्तरकाशी में लगता है। काश्तकार मेला पिथौरागढ़ में नहीं बल्कि काश्तकार मेला आपका चमोली में लगता है और तिमुड़िया मेला भी आपका चमोली में लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वो था, ठीक है, तो वो था आपका, ये सारे जहांगीर के समय के थे, फ्रांसिस्को पेलसट एक डच पर्यटक था। इसने क्या किया, भारतीय उद्योग जो और व्यापार था उससे संबंधित अपना एक विवरण छापा था अपने बुक में और इसने जो जहांगीर था उसके शासनकाल का एक मूल्यवान विवरण दिया था। हॉकिंस पहला अंग्रेज़ था जो
भारत आया था। ठीक है, मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो था वो हॉकिंस था, और हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि से भी सम्मानित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा प्राथमिक स्कूलों के प्रति रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई थी? ठीक है, तो प्राथमिक स्तर में जो रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक, इस अभियान की शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा। और कहाँ से की गई थी? तो ये अभियान जो चलाया गया था, शुरू किया गया था, चंपावत से शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो आयात निर्यात बैंक, जिसे एक्सिम बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में, और इस बैंक की जो स्थापना की गई थी 1982 में की गई थी। अधिनियम की बात की जाए तो 1981 में है। 1988 में अगर हम देखें तो यहाँ पे सेबी की स्थापना होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना 1988 में होती है, और 1992 में इसे क्या किया जाता है? सेबी को अधिनियमित किया जाता है। ठीक है, अगर आ जाएगा कि एक्ट कब का है तो एक्ट 1992 का है, और सेबी कब की है? 1988 की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वालों को कितनी राशि, प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो बताना है हमें कितने पैसे दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम 10 लाख की बात करें तो 10 लाख हो जाएगा आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, 15 लाख की अगर हम बात करें तो 15 लाख हो जाएगा आपका अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख की राशि दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरुआत हुई थी? तो ये 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। ठीक है, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में शुरू हुआ था। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन 2021 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था, और इसके तहत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद यूसीबी की स्थापना कहाँ की गई है? तो यूसीबी की जो स्थापना की गई है वो हल्दी पंतनगर में की गई है। ठीक है, अब हमारे पास एक पटुआ डांगर है। पटुआ डांगर में हमारे पास क्या है? यहाँ पे है जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, और ये जो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है ये है आपका इसी यूसीबी। ठीक है, जो हमारी उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद है इसी यूसीबी के अधीन आता है ये जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पटुआ डांगर वाला। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हम देखते हैं कि ये जून 2020 से ये यूसीबी के अंतर्गत लाया गया है। पहले इसे 2005 से पहले इसी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान को स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, अगर हम सेलाकुई की बात करें तो सेलाकुई में आपका हो जाएगा सघन पादप केंद्र। ठीक है, सघन पादप केंद्र आपका सेलाकुई में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, गढ़वाल भ्रातृमंडल के छठे अधिवेशन में विश्वम्बर दत्त चंदोला के द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव के तहत 1914 में गढ़वाल सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो विश्वम्बर दत्त चंदोला ने एक प्रस्ताव पेश किया था कि सभी जातीय सभाओं को, सभी सभाओं को और सभी पत्रिकाओं को मिलाकर एक सभा और एक पत्र निकाला जाए। ठीक है, तब गढ़वाल सभा बनी थी 1914 में की गई थी, जिसका उद्देश्य सुधारवादी कार्यक्रम संगठित होकर चलाना था। ठीक है, फरवरी 1916 में इस सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी नारायण सिंह ने। अगर नारायण दत्त छिमवाल के बारे में देखें तो जब कुमाऊं परिषद नैनीताल में बनी थी और उसके बाद उसकी जो 1917 में प्रथम बैठक जो हुई थी इसकी, ठीक है, तो बैठक हुई थी इसकी मझेड़ा में। तो मझेड़ा में जो बैठक हुई थी उस बैठक की जो अध्यक्षता की थी कुमाऊं परिषद की वो नारायण दत्त छिमवाल ने की थी, और 17 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में। ठीक है, कुलानंद बर्थवाल की बात करें तो गढ़वाल भ्रातृमंडल जब बन जाता है तो उसका उसका पहला
अधिवेशन होता है गढ़वाल में और पहला अधिवेशन होता है कुलानंद बर्थवाल की अध्यक्षता में कोटद्वार में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो एजेंडा 21 है ये यूएनओ का एक प्रोग्राम है और ये सतत विकास से संबंधित है। इसको अपनाया गया था जब ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हो रहा था, तो उस सम्मेलन में इस एजेंडा 21 को अपनाया गया था। ठीक है, पेटेंट संरक्षण जो अधिनियम है ये 1970 का है और भारत में जो पेटेंट दिया जाता है किसी वर्ष में वो अधिकतम अवधि जो उसकी होती है पेटेंट देने की वो 20 वर्ष की होती है। ठीक है, 20 वर्षों के लिए यहाँ पे पेटेंट दिया जाता है। परमाणु निशस्त्रीकरण का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि जो परमाणु हथियार है उनको कम करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही आंसर चुनिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई जो गुलाब सिंह है, गुलाब सिंह का संबंध था हमारा राजनीति से। ठीक है, जो शिवराम है हमारे कवि, केदार सिंह है हमारे समाज सेवी और केसरी चंद हो गए हमारे सेना से। ठीक है, तो इसका जो ये सारे जौनसारी व्यक्ति है। ठीक है, और गुलाब सिंह प्रथम जो राजनीतिक वगैरह जो करते राजनीतिक व्यक्ति थे वो गुलाब सिंह थे। केदार सिंह ये समाज सेवी थे। ठीक है, अब इसका मैच करके हमें आंसर वो करना है। देखो गुलाब सिंह ए का 4 दो जगह है आपका, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और जो ये वीर केसरी चंद है ये आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे और आज़ाद हिंद फौज के बाद इन्हें 3 मई 1945 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और चौलित हाथ में इन्हीं के स्मृति में प्रतिवर्ष यहाँ पे 3 मई को मेला लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाटकालिका देवी को जवानों की रक्षक देवी के रूप में जाना जाता है। यह किस देवी की सिद्धपीठ है? तो ये हाटकालिका जो देवी का सिद्धपीठ है ये वही सिद्धपीठ है जो शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित करवाया गया था और ये महिषासुरमर्दिनी का सिद्धपीठ है और जवानों की रक्षक की देवी के रूप में इस देवी को जाना जाता है। ठीक है, और कुमाऊं पर जो हमारी कुमाऊं बटालियन है, कुमाऊं राइफल्स है, उसके जो जवान हैं उनका ये युद्ध घोष भी है जय मां हाटकालिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास। किसे शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है? तो जो देखो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इस चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था और प्रथम वीर शासक था गुप्त वंश का। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय हमें जानकारी मिलती है कि इसके समय हूणों का आक्रमण हुआ था भारत में। ठीक है, हूण आक्रमण भी इसी के समय हुए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। राज्य में प्रचलित कोलसांटो प्रथा का संबंध किससे है? कोलसांटो का प्रथा का संबंध जो है वो विवाह से है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी की शादी हो गई है तो वो क्या करेगा, अपनी बहन को उधर और उधर वालों की बहन इधर, मतलब एक बहन को उसके घर में और दूसरी बहन को इधर, मतलब बहनों का अदला बदला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुने। ठीक है, प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव चंपावत में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। दूसरा, सुभाष कुमार समिति का संबंध समान नागरिक संहिता से है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो समान नागरिक संहिता से है वो रंजना देसाई का है, रंजना देसाई समिति है समान नागरिक संहिता से संबंधित। सुभाष कुमार समिति जो थी ये भू कानून से संबंधित थी, पूर्व सचिव थे सुभाष कुमार हमारे। विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु समर्थ पोर्टल, ये सही है। और देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम मसूरी। ठीक है, तो इसमें से असत्य कथन चुनना था तो असत्य हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? ठीक है, तो तुम्हारे लिए उपन्यास की जो रचयिता है वो हिमांशु जोशी है। इसके अलावा शेखर पाठक की हमें एक पहाड़ संस्था हमें देखने को मिलती है, एनजीओ है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी के हमें क्या कसब और इनकी एक धारावाहिक थी 1982 में दूरदर्शन में प्रकाशित हुई थी, हम लोग। ठीक है, सत्यप्रसाद रतुड़ी जो है इन्होंने बाल सभा की स्थापना की थी टिहरी में। ठीक है, हिमांशु जोशी जब महात्मा गांधी जी 1929 में यहाँ पे आए थे तो हिमांशु जोशी ने उनकी जो यात्रा थी तो उनकी यात्रा के लिए कहा था कि हिमालय से मिलने आया हिमालय। ठीक है, तो इन्होंने गांधी जी की यात्रा को कहा था जब उन्होंने कुमाऊं की यात्रा की थी 1929 में, तो हिमालय से मिलने आया हिमालय।
ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये कुछ पर्वत चोटियाँ हैं, सुमेलित करना है। तो देखो, जैसे गंगोत्री है, इसकी हाइट है 66-72। ठीक है, सतोपंथ की है 70-84, और गंधमादन की 69-84, और केदारनाथ की 69-68। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा ए का 3, बी का 2, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी की है 7817 मीटर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी कामेट, फिर आ जाएगा हमारे पास नंदा देवी पश्चिमी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, उत्तराखंड सरकार द्वारा किए गए सचेत पोर्टल का संबंध किससे है? तो सचेत पोर्टल हो जाएगा आपका आपदा से संबंधित। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, लाखामंडल से प्राप्त खंडित शिलालेख से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो लाखामंडल का जो खंडित शिलालेख है, यहाँ से हमें छागलेस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, और हमें यहाँ पे 7 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। यदुवंश की जो जानकारी मिलती है वो राजकुमारी जो ईश्वरा है, राजकुमारी ईश्वरा की लाखामंडल प्रशस्ति से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और जो इस वंश का जो संस्थापक था श्री सेनवर्मन था, और अंतिम जो शासक था यदुवंश का वो भास्कर वर्मन था। ठीक है, नागवंश के बारे में हम देखें तो नाग सत्ता का भी यहाँ पे हमें अस्तित्व मिलता है, और 2 जगह, एक तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख जो कि गणपति नाग द्वारा स्थापित किया गया था, और एक उत्तरकाशी में बाड़ाहाट त्रिशूल लेख, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में हमें गणेश पुत्र गुह का नाम भी मिलता है, और गोपेश्वर त्रिशूल लेख में हमें 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। गणपति नाग द्वारा यह स्थापित किया गया था। यहाँ पे गणपति नाग, अंशुनाग, विभुनाग और स्कंदनाग, इन 4 नाग राजाओं का हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है इनके बारे में। ठीक है, और बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में हमें गणेश्वर पुत्र गुह का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, फांस संरक्षण केंद्र आपका रानीखेत में है, थैलेस गार्डन मुंशियारी में है, वन हीलिंग सेंटर हल्द्वानी में नहीं है, बल्कि वन हीलिंग सेंटर आपका हो जाएगा रानीखेत में। ठीक है, तो ये आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ऑर्किड संरक्षण केंद्र आपका मंडल घाटी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, गढ़वाल में स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? तो गढ़वाल में जो मलारी है वो समाधान यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, और ये जो संबंधित है ये हो जाएगा आपका महापाषाणीय समाधान से। ठीक है, चित्रित दूसर मृदभांड के हमें अनेक जगह से स्थल में, जैसे हमें टिहरी से मिले हैं, पौड़ी से मिले हैं, उत्तरकाशी से मिले हैं। ठीक है, ताम्रनिखा संस्कृति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बहादुराबाद हरिद्वार में हमें ताम्रनिखा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हमें अल्मोड़ा से मिले हैं, और पिथौरागढ़ से ताम्र मानव आकृतियाँ भी प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए ये कई बार हो चुका है क्लासों में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। भाग 6 में भारत की कार्यपालिका के बारे में दिया गया है, और भारत की कार्यपालिका का प्रमुख राज्य की कार्यपालिका के बारे में दिया गया है, और राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख राज्यपाल होता है। आर्टिकल 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता है, और यही कथन इसमें असत्य है। ऑप्शन बी, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता था पहले, लेकिन 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, 7वां संविधान संशोधन, इस संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि जो भारतीय राज्यपाल होगा वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 164 के क्लोज फर्स्ट में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल अभिन्न अंग होता है। जिस प्रकार भारत में संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति है, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में अभिन्न अंग हो जाएगा आपका राज्यपाल। ठीक है, तो आज इतना ही था हमारे पास। ठीक है, पेपर बहुत टफ नहीं था, पेपर इजी था, मतलब इजी भी नहीं था, थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, लेकिन ठीक था। ठीक है, तो आपको घबराने नहीं है, सोर्स अपने बहुत लिमिटेड सोर्स रखने हैं, और करंट अफेयर्स वगैरह जो राज्य का है वो थोड़ा इसमें पूछा गया था, इसलिए हो सकता है थोड़ा टफ बनाओ। ठीक है, लेकिन बहुत टफ नहीं था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।